तो यार पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। चलो रेस्पिरेशन की बात करें भाई, देखो रेस्पिरेशन समझो। रेस्पिरेशन का मतलब दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक ब्रीदिंग होती है, एक रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ सांस लेना और छोड़ना वो तो है ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसको तो बोलते हैं ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लेना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का यूज करना, यूज करके उसमें से CO2 निकालना और CO2 को फिर एक्सहेल करना, इतनी बड़ी प्रोसेस ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन ली उसका यूटिलाइजेशन भी करना है, और यहाँ सिर्फ सांस लेना और छोड़ना उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन आई वो लंग्स पे गई, लंग्स से सेल्स के पास गई, सेल्स ने उसको यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, फिर एक्सहेल किया, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बड़ी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग आती है, ठीक है। रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन में हाँ जी तीन चीजें हैं भाई। रेस्पिरेशन में तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, थ्री फेजेस, मान लो इसके थ्री पार्ट है रेस्पिरेशन के। फर्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। जिसका मतलब, या जिसको तुम ब्रीदिंग बोल सकते हो, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इनहेलेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से पहले भी, इससे भी पहले एक टर्म आएगी ब्रीदिंग, इससे पहले एक टर्म लगाएंगे हम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इसका मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद अब ये जो ऑक्सीजन है ये सांस लेने के बाद कहाँ आएगी, आएगी एल्वोलाई के पास। अब इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका जो सेकंड फेज है वो है डिफ्यूजन, या जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी का दूसरा नाम एल्वोलार रेस्पिरेशन भी, एल्वोलार रेस्पिरेशन, क्योंकि एल्वोलाई के बीच में अब जो ऑक्सीजन आई वो एल्वोलाई के बीच में एक्सचेंज हो गए। अब इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, ब्लड और एल्वोलाई के बीच में एक्सचेंज होना गैसेस का, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन। पूछ सकता है किस प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो उसका आंसर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई टू लो कंसंट्रेशन के अंदर एयर की मूवमेंट होना, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे डिफ्यूजन। और यहाँ पे एल्वोलार रेस्पिरेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जैसे ही एयर जाएगी वो एयर लास्ट में कहाँ जाएगी, एल्वोलाई के पास। अब एल्वोलाई से ब्लड में जो गैसेस का एक्सचेंज है, ये जो ब्लड में जो गैसेस का एक्सचेंज है, आना जाना है, उस प्रोसेस को आप बोलोगे डिफ्यूजन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या एल्वोलार रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो एल्वोलाई है वहां पे से ब्लड के अंदर एक्सचेंज होगा गैसेस का। देखो आपकी एल्वोलाई के अंदर क्या है, आपकी जब आपने सांस ली, जब आपने ब्रीदिंग की तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन किया, तो ऑक्सीजन आपकी एल्वोलाई के अंदर ज्यादा है, और बदले में आपके ब्लड में 1 मिनट के लिए मान लेते हैं CO2 ज्यादा। तो जो चीज जहां ज्यादा होगी यहाँ होती है डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ होती है डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो चीज जहां ज्यादा होगी वो कम की तरफ जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा, ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में, CO2 यहाँ ज्यादा होती है, CO2 चली जाएगी वापस एल्वोलाई में। इस एरिया में, इस पॉइंट पे
इन एल्वोलाई पे गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्योंकि एल्वोलाई पे हो रहा है इसलिए बोलेंगे एल्वोलार रेस्पिरेशन, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है इसलिए इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो तीन नाम होंगे इसका, डिफ्यूजन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एल्वोलार रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई और ब्लड, ब्लड और इनके बीच में गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि लंग्स रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। ठीक है, कहां पे कौन सा जाएगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलो और आगे चलो, थर्ड जो प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन के दौरान उसका नाम है परफ्यूजन। उसका नाम है परफ्यूजन। थर्ड जो प्रोसेस है उसका नाम है परफ्यूजन। ठीक है, परफ्यूजन बोल दो, उसको बोल दो इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, उसको बोल दो सेलुलर रेस्पिरेशन। एक ही बात है सर, सेलुलर रेस्पिरेशन, तीनों ही नाम सेम है। परफ्यूजन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, तीनों का मतलब सेम है। ये क्या है, अब क्या होगा इसका, इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल। सेल और ब्लड, अब ये जो ब्लड था ये पहुंचेगा सेल के पास। सेल के पास जो ब्लड गया उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड गया। ऑक्सीजन का जाना सेल के अंदर और सेल के अंदर CO2 बन गई उसका बाहर आना, इस प्रोसेस को जो सेल के लेवल पे होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए बोलेंगे इसे इंटरनल रेस्पिरेशन। और परफ्यूजन नाम है, परफ्यूजन का मतलब होता है ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई टू द सेल, इसका मतलब होता है परफ्यूजन। ठीक है, कभी कभी शॉक की जो डेफिनेशन तुम पढ़ते हो वहां लिखा रहता है डिक्रीज परफ्यूजन टू द सेल, डिक्रीज परफ्यूजन टू द सेल और ऑर्गन। सेल भी लिख देता है कभी कभी एग्जामिनर, कभी कभी ऑर्गन भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी जो सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। वैसे तो ब्लड की सप्लाई कम होती है इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। तो सेल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना, अब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो भी ऑक्सीजन की कम होगी, या डायरेक्ट ब्लड में अंदर ऑक्सीजन कम है तो भी कम होगी। तो कुल मिला के आपके सेल्स के पास अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो आपका परफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब परफ्यूजन का मतलब क्या है, परफ्यूजन का मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल। ठीक है, और अगर ये सेलुलर लेवल पे होगा इसलिए बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि अंदर की साइड और बॉडी के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन, ये एक्सटर्नल है और इसी को आप परफ्यूजन भी बोलते हो। ये तीन फेज के अंदर पूरा का पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब देखो एक बार प्रैक्टिकल क्या क्या कहानी हुई यहाँ पे। सबसे पहले आपके लंग्स ने एयर इनहेल की, ये लंग्स है, एक बना देते हैं समझने के लिए। ये नोज से ट्रैकिया और ये लंग्स के अंदर एयर गई। ठीक है, लंग्स के अंदर एयर गई तो वो कहां पे जाएगी, एल्वोलाई के अंदर जाएगी। एल्वोलाई के अंदर एयर का अंदर आना और यहां से बाहर जाना, ये तो स्टेप नंबर 1 ब्रीदिंग। ठीक है, अब इस एल्वोलाई लेवल पे क्या आ गई, ऑक्सीजन, और यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वोलाई लेवल पे, इसको बोल देंगे डिफ्यूजन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एल्वोलाई। अब ये जो ब्लड है ये ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा और आपकी हर एक सेल के पास जो है ब्लड सप्लाई होगी। इस लेवल पे जो एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलोगे क्या, परफ्यूजन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर जो भी आप ग्लूकोज एनर्जी ले रहे हो, सेल ले रहे हो, ग्लूकोज ले रहे हो, फूड ले रहे हो, इसका क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज और फूड के अंदर ऑक्सीजन मिलके साथ में पानी भी मिलके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, जो आपकी सेल के अंदर हो रही है प्रोसेस। अब ये एनर्जी तो बनेगी बनेगी, साथ में क्या बनता है, CO2 भी बनता है। तो बॉडी इस ऑक्सीजन को इन प्रोसेस में यूज करती जाती है और CO2 को निकालती जाती है। जब बार बार ये प्रोसेस होगी तो CO2 निकलेगी,
CO2 निकलेगी तो ब्लड में आएगी, ब्लड में आएगी तो यहाँ CO2 इकट्ठी होगी, यहाँ CO2 होगी, यहाँ से एक्सचेंज होगा, यहाँ से एक्सचेंज होकर बॉडी से बाहर। इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आना और फिर पूरी बॉडी के अंदर CO2 का निकल जाना, इन दोनों प्रोसेस को इकट्ठा मिला के रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ने से था, ये रेस्पिरेशन है पूरा, जिसमें ब्रीदिंग आएगा, डिफ्यूजन आएगा, परफ्यूजन आएगा, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये नॉर्मल एक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन खत्म। जब हम सांस लेते हैं जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो करीबन करीबन होती है 21%, जो कि आपके ब्लड एटमॉस्फेयर से लेती है। आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है उतना ही तो आप इनहेल करोगे आपकी बॉडी के अंदर, या आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इनहेल हो रही है। ऑक्सीजन जितनी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उतनी तो आप लोगे, तो आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का परसेंट है 21%, तो इतना ही ऑक्सीजन आप इनहेलेशन के दौरान लेते हो। अब कितना CO2 आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो 0.02%। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो ये तो है भाई 21%, और CO2 है, ये है 0.02%। इतनी CO2 एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो आप जब इनहेल करते हो उस दौरान इतनी ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है और इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। लेकिन जब आप एक्सहेलेशन करोगे उस दौरान ऑक्सीजन क्योंकि शरीर में यूटिलाइज हो जाती है तो इसका बच जाता है 16%। जब आप एक्सहेल करते हो तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी से बाहर आती है 16%, और CO2 क्योंकि आपकी बॉडी CO2 बना रही है तो ये करीबन करीबन 4% के आसपास आपकी बॉडी में CO2 का कलेक्शन होता है। CO2 एक्सहेलेशन के दौरान आपकी बॉडी से CO2 निकलेगी 4% के आसपास, एक्सहेलेशन के 16%। इसका मतलब ये नहीं है जो आप सांस छोड़ रहे हो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर भी कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 16% ऑक्सीजन है, अच्छा खासा अमाउंट है भी ऑक्सीजन का। ठीक है, और वहां पे तो 21% आपको देखने को मिलेगी। इतनी इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इतनी एक्सहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में इनहेलेशन एयर में देखने को मिले। चलिए और आगे चले, रेस्पिरेशन की बात चल रही है तो पहला जो इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ। रेट मतलब रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है पहले तो ये पढ़ेंगे, और फिर रेट और डेप्थ को कौन कंट्रोल करेगा उसको पढ़ेंगे। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है तो उसका आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, जहां पे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तो है। लेकिन आपकी रेट कितनी रेट बननी, कितनी डेप्थ होनी, कितनी डीप आप रेस्पिरेट करोगे, उसके लिए मेडुला ऑब्लंगेटा तो काम करता ही करता है, साथ में एक एक्स्ट्रा जो ऑर्गन है वो भी ब्रेन का काम करेगा, उसको बोलते हैं पोन्स। ठीक है, तो पोन्स भी इस चीज में हेल्प करता है आपकी। वैसे तो मेन तो मेडुला ऑब्लंगेटा है, लेकिन साथ में पोन्स भी रेट और आपके डेप्थ को कंट्रोल करता है। ये है रेस्पिरेशन सेंटर के बारे में। चलिए आगे बात करें इससे नेक्स्ट पॉइंट की, रेट की। नॉर्मल जब आप एक बार में सांस लेते हो तो करीबन करीबन आपकी 16 ब्रीथ पर मिनट होगी, ब्रीथ पर मिनट होगी। इन्फेंट के अंदर, बड़े बच्चों के अंदर ये ज्यादा होती है, इन्फेंट के अंदर 30-34 तक चली जाएगी, है ना। चिल्ड्रन के अंदर ये फिर थोड़ा कम हो जाता है, 24 तक हो जाता है। एडल्ट के अंदर थोड़ा सा 16 के आसपास,
ओल्ड एज में और ज़्यादा कम हो जाएगा, 10 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है, अलग अलग एज ग्रुप में ब्रीदिंग पर मिनट्स हैं सारी, ठीक है। तो इनफैक्ट छोटे बच्चों के अंदर ये 30 के आसपास मिले, 30 टू 40 के आसपास होती है, तो एवरेज इनके बीच में मिलेगी। चिल्ड्रन के अंदर 24, थोड़ा सा कम हो जाएगा। एडल्ट के अंदर 16 होती है, एवरेज फिक्स वैल्यू, बाकी तो रेंज अभी बात करेंगे। और ओल्ड एज में आपको 10 के आसपास आपकी रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलेगी। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग एज ग्रुप में रेस्पिरेशन कितना कितना मिलेगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी रेस्पिरेशन का जो रेट है वो कम होता जाएगा, जो 1 मिनट में आप महसूस। चलो, एक तो होती है रेट, दूसरी चीज होती है डेप्थ। जब आप एक बार में सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो, उस दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब आप एक बार में सांस ले रहे हो या एक बार में सांस छोड़, उस दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप निकाल रहे हो या डाल रहे हो, वो वॉल्यूम है 500 ml। ये नॉर्मल वॉल्यूम है, जितना एयर ऑफ वॉल्यूम आप एक बार में इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, उसको बोलते हैं, इसी वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। पेपर में आता बार बार टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है, 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल या एक्सहेल करते हो उसको आप बोलते हो टाइडल वॉल्यूम, और इसका अमाउंट है 500 ml, ठीक है। जैसे जैसे आपको एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपकी रेट भी इंक्रीज हो जाती है और आपकी डेप्थ भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। इसकी एबनॉर्मलिटी और देख लेते हैं, पहले रेट की देख लेते हैं। रेट की बात करें, पहले रेट की देखते हैं। अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 24, इसको बोलेंगे टैकीपनिया। ये बार बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, डीएसएसबी टाइप का, आसान है, आराम से हो जाएगा। आपकी रेस्पिरेटरी रेट अगर 24 से ज्यादा हो जाए उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे टैकीपनिया। और अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट 10 से कम हो जाए उसको बोलोगे आप ब्रेडिपनिया, ठीक है। आपकी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाए, कितने से ज्यादा, 24 से ज्यादा, उसको बोलेंगे टैकीपनिया। 10 से कम हो जाए उसको बोलेंगे ब्रेडिपनिया। चलो, ये तो बात होगी रेट की। दूसरा पॉइंट बात करते हैं डेप्थ की। दूसरी बात डेप्थ की। अगर डेप्थ की बात करूं तो डेप्थ, नॉर्मल जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो है 500 ml, जिसको आप टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपकी डेप्थ जो है वो 500 ml से कम हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं शैलो रेस्पिरेशन। इस कंडीशन को बोलेंगे शैलो रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन। और अगर आपकी वॉल्यूम जो है 500 ml से ज्यादा हो जाए उसको बोलेंगे डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी डेप्थ के आधार पे। 500 ml से वॉल्यूम अगर कम हो जाए तो उसको बोलेंगे शैलो रेस्पिरेशन, और 500 ml से ज्यादा वॉल्यूम हो जाए उसको बोलेंगे डीप रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये कंडीशंस आप कहाँ देखने को मिलेगी, नॉर्मल रेस्पिरेशन को है ना वेंटिलेशन भी बोलते हैं, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन नॉर्मल। अगर आपके बॉडी में आप रेस्पिरेटरी रेट डेप्थ बढ़ा दोगे उसको बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। और रेट और डेप्थ को कम कर दोगे आप उसको बोलेंगे हाइपो वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन। नॉर्मल को बोलते हैं वेंटिलेशन जब आपकी नॉर्मल रेट हो, नॉर्मल डेप्थ हो, नॉर्मल रेट नॉर्मल डेप्थ, उसको बोलोगे आप रेस्पिरेशन या नॉर्मल वेंटिलेशन। लेकिन अगर आपकी रेट और डेप्थ बढ़ जाए, रेट भी बढ़ गई 24 से ज्यादा, डेप्थ भी बढ़ गई 500 ml से ज्यादा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन, आपका ज्यादा हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन को डीप रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो,
डीप रेस्पिरेशन, ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी और ज्यादा ही CO2 एक्सहेल होगी, ये मतलब होता है डीप रेस्पिरेशन। हाइपोवेंटिलेशन, ये वेंटिलेटर में भी सेटिंग होती है, ठीक है, वेंटिलेटर मशीन, क्योंकि वो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करती है, ठीक है भाई। तो भाई इसलिए उसको वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं उसको, जो वेंटिलेशन का काम करेगी। कौन सी मशीन बोलेंगे? वेंटिलेटर, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिकल ऑपरेट होती है, अपने आप चलती है, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स बोलते हैं उनको। और वेंटिलेटर्स के अंदर यही सेटिंग होती है, या तो वो हाइपर वेंटिलेशन पे कर सकती है, हाइपो वेंटिलेशन पे, और थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम हर चीज अरेंज हो सकती है उसमें, मेंटेन हो सकती है। तो वेंटिलेटर मशीन में ये सेटिंग्स होती है, वो हाइपर वेंटिलेशन भी कर सकता है, हाइपो वेंटिलेशन भी कर सकता है, वो रेट और डेप्थ को घटा भी सकता है, रेट और डेप्थ को बढ़ा भी सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाइपो वेंटिलेशन 16 बीट से कम हो जाएगी और 500 ml से वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप शैलो रेस्पिरेशन बोलते हो, सिंपल टर्म। शैलो रेस्पिरेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है वो 500 ml से कम होगा, उस कंडीशन को शैलो रेस्पिरेशन बोलोगे, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए वॉल्यूम के आधार पे आप डीप रेस्पिरेशन और शैलो रेस्पिरेशन बोलते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल था। नॉर्मली अगर बॉडी के अंदर आपको रेस्पिरेटरी रेट घटाना हो, बढ़ाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम, ठीक है। अगर नॉर्मली आपको आपकी बॉडी की रेट और डेप्थ बढ़ानी है, उसके लिए काम करना पड़ेगा सेंटर पे। देखो सुनो बात को, नॉर्मली आपकी रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को आपको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए कैसे इंक्रीज होगा? ये इंक्रीज होगा आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को जब आप स्टिमुलेट करोगे। जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वो क्या काम करेगा? वो आपकी रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा। रेस्पिरेटरी सेंटर जब भी आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होगा, वो आपकी रेट और डेप्थ को बढ़ा देगा, ठीक है भाई। और जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा, वो आपकी रेट और डेप्थ को क्या कर देगा? ये तो है, ये मान लेते हैं डिप्रेस वाला पॉइंट। जब भी आपकी रेट और डेप्थ रेस्पिरेटरी सेंटर ये तो स्टिमुलेट होगा, ये स्टिमुलेट, ये दिखा देते हैं हम डिप्रेस। जब भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस्ड होगा, वो क्या करेगा? वो आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, जब भी स्टिमुलेट होगा आपकी रेट और डेप्थ कम करेगा। रेट अगर बढ़ गई तो ये करेगा हाइपर वेंटिलेशन, 24 से ज्यादा बीट, 500 ml से डीप रेस्पिरेशन, और आप टैकीपीनिया भी बोल सकते हो, दोनों कंडीशन। तो ये कॉज हो जाएगा जब आपका रेट और डेप्थ बढ़ेगा, ठीक है। और जब भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर, जब ये डिप्रेस्ड होगा तो आपकी रेट और डेप्थ कम होगी, और जब भी आपकी रेट और डेप्थ कम होगी तो ये कॉज करेगा हाइपोवेंटिलेशन। क्या कॉज करेगा? हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। आपकी रेट कम हो जाएगी, आपकी डेप्थ कम हो जाएगी, शैलो रेस्पिरेशन होगा, ब्रेडीपीनिया आपको देखने को मिलेगा। ये सारी कंडीशंस मिलेंगी आपका जब रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाए? डिप्रेस हो जाए। अब ऐसे वो केमिकल्स, वो सब्सटेंस जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर दे, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। और जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर दे, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। तो अगर हमें रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना है तो हमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देने पड़ेंगे, और अगर हमें डिप्रेस करना है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट देने पड़ेंगे। तो भाई हमें अगर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना है तो हमें देना पड़ेगा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को क्या करेंगे? स्टिमुलेट, और आपकी रेट और डेप्थ को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे कौन कौन से स्टिमुलेट केमिकल्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करेंगे? तो इसमें नॉर्मली ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल नेचुरल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है जो आपकी रेट और डेप्थ को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कोकीन, कैफीन, जो कैफीन पीते हो आप, चाय के अंदर जो कैफीन होती है ना, चाय, टी, कॉफी, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये वो सभी केमिकल्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और वो केमिकल्स जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेंगे उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। जैसे जैसे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो दवाइयां होती हैं, जो नींद लाने वाली दवाइयां हैं, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग्स, वो नींद तो प्रोड्यूस करती है, साथ में वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को भी क्या करती है, डिप्रेस करती है, जिसके कारण आपकी रेट ऑफ डेथ भी कम हो जाती है। तो सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो भी यही काम करती है, वो भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस कर देगी। स्टिमुलेट करने वाली कौन कौन सी दवाई है, नॉर्मली अगर आपकी बॉडी में CO2 बढ़ गया किसी भी कंडीशंस में, जब भी आपकी बॉडी में CO2 बढ़ता है तो वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर देगी, स्टिमुलेट करके आपकी रेट और डेप्थ को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, नॉर्मली भी, ठीक है। इसमें सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और ये है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया जो ड्रग्स है, एनेस्थीसिया जो है वो भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है, ठीक है। आप मॉर्फिन सल्फेट ले रहे हो, मॉर्फिन सल्फेट, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगी। मिडाजोलाम, मिडाजोलाम, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करके आपकी रेट और डेप्थ को कम कर देगी। ऐसी ड्रग्स जो रेट और डेप्थ को बढ़ाएगी, CO2, कैफीन, अमोनिया, ये सभी आपकी रेट और डेप्थ को स्टिमुलेट, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, डिप्रेस करेगी। ये था कुछ रेगुलेशन सिस्टम की, कैसे रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है, कम और ज्यादा होता है, तो सभी मैंने बता दिया। चलो और आगे चले कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पे। हो गया ये, हाँ। पहला, ये तो मैंने बताया दिया आपको, टैकीपनिया, ब्रेडिपनिया, ठीक है। तीसरा शैलो रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, पांचवा हाइपोक्सिया, छठा हाइपोक्सीमिया, एनोक्सिया, एनोक्सीमिया, ठीक है। ये सभी टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा एक्सपेक्सिया, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। ट्रैकीपनिया को पोलीपनिया भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी रेट और रेट इंक्रीज हो जाएगी मोर देन 24 बीट ब्रीथ पर मिनट। ब्रैडीपीनिया, जिसमें आपकी रेट जो है वो 16 बीट से कम हो जाएगी, ब्रीथ से कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे ब्रैडीपीनिया, ठीक है। शैलो रेस्पिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम जो है अगर 500 ml से कम हो जाए उसको बोलोगे शैलो रेस्पिरेशन। डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन में आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 500 ml, जिसको आप हाइपरपीनिया भी बोलते हैं, हाइपरपीनिया। हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया, हाइपो का मतलब होता है कम और ए मतलब होता है कम, दोनों कंडीशन में डिक्रीज आएगा, डिक्रीज। ऑक्सिया मतलब टिश्यू, डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया, मिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसको बोलेंगे हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। एनोक्सिया,
डिक्रीज, एनोक्सिया का मतलब एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंट ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के पास ऑक्सीजन खत्म हो जाए उसको बोलेंगे एनोक्सिया। एनोक्सीमिया, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन खत्म हो जाए उसको बोलेंगे एनोक्सीमिया। एस्पेक्सिया सफोकेशन स्टेट को बोलते हैं, सफोकेशन स्टेट, जब सांस लेने में दिक्कत आए, दम घुट रहा है आपको, उसको बोलेंगे सफोकेशन स्टेट। और डिस्निया, आपको पता है लेबर ब्रीथिंग बोलते हैं, बार बार एग्जाम में आता है लेबर ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लेबर ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इन सबको एक ही बात है। पेनफुल ब्रीदिंग है ना, पेनफुल रेस्पिरेशन भी डिस्निया को ही बोलते हैं, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आएगी यहाँ पे। और इससे कुछ अदर टर्मिनोलॉजी है, यहाँ तक क्लियर है भाई, इरेज कर दो उसको, चलो ऊपर ऊपर के देख लेते हैं। नेक्स्ट 8 से जोड़ दो। हाइपरपीनिया, हाइपरकैप्निया, इंक्रीज, अभी तक तो था ऑक्सीजन की बात चल रही थी हर जगह, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए उसको बोलेंगे हाइपरकैप्निया। एक होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होगा ना, साइनोसिस, साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू हाइपोक्सिया, ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के कारण अगर आपके ऑक्सीजन ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाए, ब्लू कलरेशन हो जाए, डिस्कलरेशन हो जाए स्किन का, उसको बोलोगे साइनोसिस। हाइपरकैप्निया, जब आपके ब्लड में CO2 ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हाइपरकैप्निया, ठीक है। डीप रेस्पिरेशन आप सबको बता दिया था। हाइपोक्सिया से बात चल रही थी, हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट एनोक्सिया। ब्लड, मिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब होता कम, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट एनोक्सीमिया। तो ए फॉर एब्सेंट, हाइपो मतलब कम, पहली बात तो ये। ऑक्सिया यहाँ पे टिश्यू की बात होगी, यहाँ मिया मतलब ब्लड, ब्लड की बात होगी। तो अपने आप ये चारों टर्मिनोलॉजी एक जैसी याद हो जानी चाहिए। एक्सपेक्सिया, एस्पेक्सिया मतलब सफोकेशन स्टेट जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत, दम घुट रहा है आपका, ठीक है। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, लेबर ब्रीथिंग उसको बोलते हैं। एक होता है ऑर्थोपीनिया, ऑर्थोपीनिया, ठीक है। पेशेंट जो है वो इजीली सांस ले सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन। पेशेंट easily breathe only in sitting and standing position। सिर्फ पेशेंट पर्सन खड़ा होके या बैठ के आराम से सांस लेता है, अगर वो लेट के सांस लेता तो उससे सांस लेने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है। पोजिशनल डिस्निया है जिसको बोलते हैं ऑर्थोपीनिया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही, कब, जब वो लेटा हुआ है, जो वो बैठा हुआ है या वो खड़ा है तो वो आराम से सांस ले सकता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोपीनिया। ये सिंपल कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने बता दी है, ये टॉपिक कंप्लीट।